तालाब साफ करते हुए एक आदमी को मिट्टी का बंद घड़ा मिला। उत्सुकता में उसने उसे खोला। सोने के बजाय उसमें आधा घड़ा कोई अज्ञात पारदर्शी तरल भरा था। उसने लापरवाही से उस तरल की 2 बूंदें बेबी झींगों के टब में टपका दी। अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय हुआ। जिन छोटे झींगों को उसने अभी डाला था वे उसकी आंखों के सामने ही बढ़ने लगे। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह रहस्यमय तरल एक अनमोल खजाना है जिससे झींगे तेजी से बढ़ सकते हैं। इसलिए उसने गांव के किनारे की पूरी जर्जर झींगा झील किराए पर ले ली। हर दिन वह चुपचाप उस तरल को तालाब में डालता रहा। 1 साल के भीतर उसने 30 मिलियन युआन का शुद्ध लाभ कमाया। लेकिन उसकी सफलता से बिचौलिया नाराज हो गया, जिसने अचानक कटाई से ठीक पहले दाम घटा दिए। 24 युआन प्रति पाउंड से घटाकर सिर्फ 12 युआन कर दिए। मिस्टर झाओ, क्या आप मुझे मजबूर नहीं कर रहे कि मैं आपके लिए काम करूं? बात को इतना बुरा मत बनाओ। अभी गांव लौटे हो, न जान पहचान है न बिक्री का जरिया। झींगे तैयार होने पर कोई ना कोई उन्हें बेच ही देगा। मेरे साथ रहो, भूखे नहीं मरोगे। तुम्हें साइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कल मेरी एक भी ट्रक तुम्हारे तालाब पर नहीं आएगी। पानी से बाहर आने के बाद झींगे ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जब तापमान बढ़ेगा और गुणवत्ता गिर जाएगी तो 12 युआन तो भूल ही जाओ। कोई 6 भी नहीं देगा। वह सच कह रहा था। जिंदा झींगे देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर बीतता दिन जोखिम भरा था। उसे लगा मेरी सारी जमा पूंजी डूबने के डर से मुझे झुकना ही पड़ेगा। पर वह भूल गया कि मैंने बाहर एक बड़े एक्वाकल्चर फार्म में 3 साल काम किया है और वहां से बहुत कुछ सीखा है। मैंने अनगिनत किसानों को बिचौलियों के हाथों पिसते देखा था। मैंने यह भी देखा था कि कुछ लोग जब मुकाबला करते हैं तो वे अपना माल खो बैठते हैं, उनकी कोल्ड चेन काट दी जाती है और आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ता है। इसलिए जब मैं पहली बार वापस लौटा तो मैंने खुद से कहा कि मैं फार्म को फिर से खड़ा कर सकता हूं, लेकिन कभी भी सिर्फ एक खरीदार पर निर्भर नहीं रह सकता। 2 हफ्ते पहले मैं कुछ नमूने शहर में जांच के लिए ले गया था और वहीं शहर के सबसे बड़े सी फूड मार्केट के खरीद प्रबंधक वांग से मिला था। झींगा और टेस्ट के नतीजे देखने के बाद उसने वहीं मुझे अपना कार्ड थमा दिया। मैंने तुरंत कुछ भी तय नहीं किया, लेकिन उसका कार्ड अपनी दराज के पीछे रख दिया और टेस्ट रिपोर्ट की 3 प्रतियां छपवा लीं। मैंने अगले शहर की एक कोल्ड चेन कंपनी से भी संपर्क किया था। एडवांस में पैसे दिए थे और एक 4.2 मीटर का रेफ्रिजरेटेड ट्रक बुक कर लिया था। अब वह बैकअप प्लान आखिरकार काम आने वाला था। मैंने झाओ जिनफू से कहा, मैं तुम्हें सूरज निकलने से पहले अपना जवाब दे दूंगा। फोन रखने के बाद मैंने विजिटिंग कार्ड निकाला और वांग को कॉल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, तब जाकर उसने उठाया। वांग हैरानी से कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या तुम्हारा लोकल खरीदार से सौदा टूट गया? उसने दाम आधा कर दिया। वांग को जैसे पहले से ही इसका अंदाजा था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास टेस्ट रिपोर्ट अभी भी है? हाँ, मेरे पास सबसे नई वाली भी है। तो कल झींगे ले आना, मैं पहले उनकी जांच करूंगा। अगर क्वालिटी सही निकली तो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। यही सुनना मुझे चाहिए था। मैंने तुरंत रेफ्रिजरेटेड ट्रक ड्राइवर को फोन किया। सूरज निकलने से पहले फार्म पर पहुंच जाना। मैंने शहर से 4 अस्थायी मजदूर भी रख लिए। उनकी मजदूरी गांव वालों से ज्यादा थी, लेकिन वे समय पर आ गए और झाओ जिनफू से डरते भी नहीं थे। उस रात मुझे चिंता थी कि वांग कहीं पीछे न हट जाए, लेकिन एक बात मैं जानता था, अगर मैं अब झुक गया तो हमेशा के लिए झाओ के अधीन रह जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले झाओ जिनफू ने अपने भतीजे को गांव में यह चेतावनी देने भेजा, जो भी लिन शेंघाई की झींगा कटाई में मदद करेगा वह 2 बार सोच ले, और जो भी गांव में बाहर के ट्रक को आने देगा वह स्थानीय सी फूड व्यापार में कारोबार करने की उम्मीद छोड़ दे। जिन गांव वालों ने मदद का वादा किया था उन्होंने रात में फोन कर दिया कि घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वे नहीं आ पाएंगे। मैंने उन्हें दोष नहीं दिया। वे आम लोग थे जिन्हें अपने परिवार का पेट पालना था। सुबह की पहली